तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज जिसका नाम है द बॉन्ड्समैन और ये हाल ही में ही अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई है। आज की वीडियो में मैं इसके शुरू के 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा और बाकी के 4 एपिसोड्स मैं इसके सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले एपिसोड का नाम है पोर्टो गोल्ड और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हब होता है। हब एक बाउंटी हंटर होता है, यानी कि वो ऐसे क्रिमिनल्स को पकड़ता था जिनके स्तर पर इनाम होता था और इनके बदले में वो पुलिस से अपनी बाउंटी लेता था और अपने इसी काम की वजह से वो बॉन्ड्समैन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सीरीज का नाम भी है। तो आज रात हब को जैब नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ना था। उसे कहीं से जैब की लोकेशन की लीड मिलती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ने जाता है। पहले हब बाहर से ही कहता है कि सरेंडर करके बाहर आ जाओ, लेकिन जब वो नहीं सुनता तो हब अंदर मधुमक्खी का छत्ता डाल देता है, जिससे ढेर सारी मधुमक्खियां उसे लुट जाती हैं और वो बिना दबाव बाहर निकलता है। बस फिर क्या था, उसके बाहर आते ही हब रोड से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन फिर वो क्या देखता है कि वो आदमी जैब था ही नहीं, वो बस उसकी तरह दिख रहा था। असल में ये लोग अर्ल ब्रदर गैंग्स के मेंबर थे जो सुपारी किलिंग का काम करते थे। फिलहाल इन्हें हब को मारने की सुपारी मिली थी और ये उसको फंसाने के लिए एक ट्रैप था। इससे पहले कि हब कुछ समझ पाता, पीछे से एक दूसरा आदमी उसको शॉटगन से उड़ा देता है और फिर नाइफ से उसका गला चीर देता है और हब की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर इसके बाद वो लाश को घर के अंदर ले जाकर वॉल के पीछे छुपा देते हैं और हब की ही ट्रक लेकर चले जाते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद अचानक से हब फिर से जिंदा हो जाता है और वो खुद को 2 वॉल्स के बीच में फंसा हुआ पाता है। फिर जैसे तैसे वो वॉल तोड़कर वहां से बाहर निकलता है, लेकिन तभी वो खुद को शीशे में देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसका गला बिल्कुल कटा हुआ था। इसके बावजूद वो जिंदा था। तभी इतने में वहां पर एक आदमी आता है जो हब को जिंदा देखकर डर जाता है। हब भी आओ देखता है ना ताओ, सीधा उस पर अटैक कर देता है और उससे पूछता है तो क्या वो तुम ही थे जिसने मेरा गला काटा था। लेकिन वो कहता है कि नहीं, उसे तो बस अर्ल ब्रदर ने हायर किया था हब की बॉडी सहित इस जगह को आग लगाने के लिए। उस आदमी का नाम टेटर होता है। वो कहता है लेकिन तुम तो मर चुके थे ब्रो, फिर जिंदा कैसे खड़े हो, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन हब भाई सिग्मा टाइप का आदमी था। अभी उसका ध्यान ये सोचने में नहीं था कि मरने के बाद भी वो जिंदा कैसे खड़ा है। वो सिगरेट भी पी रहा था तो धुआं कटे हुए गले से बाहर निकल रहा था और उसके हाथ पर बड़ा सा बीस्ट मार्क भी था। लेकिन इन सबको काफी लाइटली लेता है, तो गर्दन पर तो टेप लगा लेता है। और रही बात उस बीस्ट मार्क की, तो वो उसे भी छुड़ाने का ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं छूटता, तो वैसे ही छोड़ देता है। अब फिलहाल तो हब को सबसे पहले अपना ट्रक वापस चाहिए था जिसे अर्ल ब्रदर्स ले गए थे और उसे इस बात का भी पता लगाना था कि उसकी सुपारी आखिर किसने दी थी। तो पहले तो वो टेटर को उसी की कार की डिक्की में डालकर अपने घर चला जाता है। लेकिन फिर वॉशरूम में जब वो टेप हटाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी गर्दन जो है वो हील हो गई थी। फिर इसके बाद वो अपनी मॉम से मिलता है जिसका नाम किटी होता है। वो उसे कल रात के हादसे के बारे में कुछ भी नहीं बताता, बस ये कहता है कि मुझे अर्ल ब्रदर को ढूंढना है, वो हमारा ट्रक चुरा कर ले गए। और तभी हब को अपनी मॉम से पता चलता है कि अर्ल ब्रदर का लीडर जो कि जेल में था, उसकी जमानत लकी ने करवाई थी और ये लकी जो था वो हब की एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी, जिससे अब तुरंत समझ जाता है कि उसे मारने की सुपारी वही दिया होगा। और अब वो लकी की बैंड बजाने की तैयारी में था। तभी इसी बीच उसके लैंडलाइन पर पॉट ओ गोल्ड कंपनी का कॉल आता है। हब को लगता है कि कोई फालतू इंश्योरेंस टाइप कंपनी कॉल कर रही है, जिसे वो इग्नोर करके फोन का वायर ही निकाल देता है। लेकिन फिर अगले ही पल उसके सभी मोबाइल्स पर पॉट ओ गोल्ड की तरफ से कॉल आने लगता है, जिससे आपको थोड़ी हैरानी तो होती है, लेकिन वो इन कॉल्स को भी इग्नोर कर देता है और फिर सीधा लकी के क्लब जाता है जहां वो पहले कभी एज अ म्यूजिशियन काम करता था। फिलहाल उसकी एक्स वाइफ मैरियन अभी भी वहीं पर सिंगिंग करती है। उसका बेटा भी वहीं होता है और साथ में उसका दुश्मन लकी भी। हब को अचानक वहां देखकर लकी हैरान हो जाता है। हब कहता है क्यों चौंक गया ना मुझे जिंदा देख के, तुझे लगा कि मैं मर गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तभी उसका बेटा केट वहां पर आ जाता है और वो खुलकर लकी से बात नहीं कर पाता। तो फिर वो मैरियन से अकेले में बात करने जाता है। उसे लकी के बारे में बताने की कोशिश करता है कि वो सही आदमी नहीं है, वो मुझे मारने के लिए सुपारी दिया था, मेरा गला कटवा दिया था। लेकिन मैरियन को उसकी बातें हजम नहीं होती क्योंकि उसका गला पूरी तरह हील हो चुका था, कोई निशान तक नहीं बचा था। तभी केट आकर बताता है कि डैड आपके लिए पॉट ओ गोल्ड से कॉल आया था, उन्हें अर्जेंट बात करनी थी। लेकिन हब को नहीं करनी, वो वहां से निकल जाता है। फिर रास्ते में चर्च से गुजरते हुए एक पादरी उसको घूरने लगता है। इसकी आंखें चमक रही थी। वो पादरी तो नहीं लग रहा था, बल्कि कोई डीमन लग रहा था। खैर हब तो व्हाट द हेल बोलकर निकल जाता है और वहां से सीधा अर्ल्स ब्रदर के अड्डे पर जाता है और मौका देखकर उन पर अटैक कर देता है। और फिर वो उन्हें गन पॉइंट पर रखकर लकी को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि लकी नहीं आएगा। तो अब उनसे कहता है कि मैसेज करो कि तुम मुझे मारने का कॉन्टैक्ट छोड़ रहे हो, तब तो वो जरूर आएगा। और मजबूरी में उसकी बात मानकर वो मैसेज भी कर देता है। फिर अब वहीं बैठकर लकी का वेट करता है। तभी अचानक वहां की लैंप फ्लिकर करने लगती है और वो किसी पादरी को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं।
इस पर हब एक आदमी को पादरी से बात करके वहां से भेजने के लिए बोलता है और एक आदमी को अपने साथ लेकर एक रूम में जाकर छिप जाता है। और तभी वो पादरी वहां पर आता है जो असल में वही डीमन पादरी था। वहां आते ही वो सीधा उन लोगों पर अटैक कर देता है जिससे उनके हाथ पैर बॉडी सब मुड़ तोड़ जाते हैं और एक को तो हवा में लेविटेट कराकर उसे सामने वाले दरवाजे में टकरा देता है जिससे उसका सर का कचूमर बन जाता है और डोर में एक बड़ा सा होल भी बन जाता है जिसमें से झांक कर वो हब को देखता है। हब तो उसे देखकर डर जाता है कि ये क्या भला है और अंधाधुंध फायर करने लगता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो अभी भी सबको मारने में लगा हुआ था और लगातार सबकी चीखें सुनाई दे रही थी। फिर हब को तुरंत वहां से निकलना ही सही लगता है। वो वहां से भागकर रोड पर आ जाता है और लिफ्ट लेकर अपने घर पहुंचता है जहां पर मिच नाम की लेडी पहले से उसका वेट कर रही थी जो कि पोर्टो गोल्ड से आई थी। मिच कहती है कि आप कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा और फिर वो हब को बताती है कि वो मरकर नर्क चला गया था, लेकिन उसके बॉस यानी कि डेविल ने हब को फिर से जिंदा करके यहाँ वापस भेज दिया और अब हब को डेविल के लिए काम करना है। उसके लिए डीमंस को हंट करना है, यानी अब वो बाउंटी हंटर नहीं बल्कि एक डीमन हंटर है। और यहीं पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड का नाम है वेलाकॉर और यहाँ पर हम उसी पादरी को देखते हैं जो कि चर्च में अकेला होता है। तभी अचानक सारी लाइट्स खराब हो जाती हैं और वहां पर एक डीमन आता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट कर सकता था। पादरी उसे देखते ही क्रॉस निकाल लेता है और पवित्र जल का छिड़काव करते हुए बाइबल के वर्ड्स पढ़ने लगता है, लेकिन इसी दौरान पानी में भी करंट पहुंच जाता है जिसे छूते ही पादरी को जोर का झटका लगता है और घोस्ट राइडर की तरह उसकी आंखें जल उठती हैं और उसका आधा चेहरा गल जाता है। जल्दी ही पादरी की मौत हो जाती है जिसके तुरंत बाद वो बिजली वाला डीमन उसे पॉसेस कर लेता है। तो इस तरह ये पादरी डीमन पादरी बना था। अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ मिज हब को सब डिटेल्स में समझाती है कि नर्क एक तरह का जेल है जहाँ डीमंस और बुरे लोगों को रखा जाता है और कई बार डीमंस नर्क से भागकर हमारी दुनिया में आ जाते हैं और इंसानों को पोजेस कर लेते हैं। लेकिन आजकल डीमंस जिंदा इंसानों को पोजेस नहीं करते बल्कि उन्हें मारकर उनकी बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं जिससे एग्जॉर्सिज्म की नौबत ही नहीं आती। हाल ही में कुछ डीमंस भाग निकले हैं और हब को इन्हें ढूंढकर खत्म करना होगा और ऐसा करने के लिए हब को उनके होस्ट के ब्रेन को खत्म करना होगा जैसे ज़ॉम्बीज को खत्म किया जाता है। और सिर्फ हब ही इंसान के अंदर छुपे डीमंस को देख सकता है क्योंकि वो नर्क से होकर आ चुका है और डीमंस भी उसको पहचानते हैं, सो उसे खतरा समझकर उस पर अटैक भी करने की कोशिश करेंगे। सो हब को इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। किटी कहती वो सब तो ठीक है लेकिन मेरे बेटे को नर्क आखिर क्यों भेजा गया, मुझे बात समझ नहीं आई। उसने ऐसा कौन सा पाप किया है। कहती वो सब तो मुझे नहीं पता लेकिन इतना पता है कि हब यहाँ पर टेम्परेरी है। उसे गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड मिला है इसलिए वो यहाँ पर है, लेकिन जब उसका काम खत्म होगा तो उसे वापस नर्क जाना पड़ेगा। हब पूछता है कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। मिच कहती है कि डिपेंड करता है कि कितने डीमंस भागे हैं, लेकिन अगर हब अपने टास्क में फेल होता है तो उसे तुरंत टर्मिनेट भी किया जा सकता है। बाकी रूल्स को समझाने के लिए वो उसे एक मैनुअल देती है और फिर वहां से जाने लगती है। जब वो पूछता है कि हम आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे तो मिच कहती है कि वो उसे कांटेक्ट नहीं कर सकते और चली जाती है। उसके जाने के बाद किटी हब से पूछती है कि क्या तुम सच में मर गए थे। हब कहता है कि हाँ शायद। किटी पूछती है लेकिन कैसे, जिस पर हब बताता है कि लकी के आदमियों ने मेरा गला काट दिया था, जिस पर किटी को लकी पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तो फिर नर्क तो उसे जाना चाहिए, तुम्हें क्यों भेजा। हब कहता है पता नहीं लेकिन मैं उसे नर्क जरूर भेजूंगा। दूसरी तरफ लकी सब काम खत्म होने के बाद अर्स बदर के अड्डे जाता है जहां पर उनकी मुड़ी तुड़ी लाश को देखकर डर जाता है कि ये सब किसने किया। इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते में वो वही कार को देखकर रुक जाता है जिसमें टेटर डिक्की में बंद था। लकी उसको वहां से निकाल लेता है। दूसरी तरफ हब को पोर्टो गोल्ड की तरफ से फैक्स आता है जिसमें कि उसे वेलाकॉर नाम के डीमन को पकड़ने का टास्क दिया गया था। साथ में लोकेशन भी दी गई थी जो कि चर्च की थी। सो पादरी को इसी डीमन ने होस्ट बना रखा था। अब क्योंकि किटी भी इसी चर्च में जाया करती थी और इस पादरी से भी उसके पुराने संबंध रहे थे, इसीलिए हब से कहती है कि वो भी चलेगी। इसके बाद दोनों चर्च में देखने जाते हैं जहां हब नोटिस करता है कि यहाँ के बोर्ड वगैरह सब फ्यूज हो रखे थे और फिर जमीन पर पादरी का गला हुआ चेहरा चिपका हुआ था, जिससे कि उन्हें समझ आता है कि मैटर वाकई में बहुत सीरियस है। सो हब को अब तुरंत उस डीमन का पता लगाना था। अब वो ये सोचता है कि जब ये डीमन अल बदर के अड्डे पर आया था तब लाइट्स फ्लिकर की थी और चर्च में भी फ्यूज उड़ा हुआ था, यानी ये जहां भी जाता है वहां इलेक्ट्रिसिटी स्पाइक करती है। लेकिन किटी अभी भी ये सोच रही थी कि हब को आखिर नर्क क्यों भेजा गया। वो हब से इसके बारे में पूछती है जिस पर हब कहता है कि उसे भी नहीं पता, शायद उसे गलती से नर्क भेजा गया होगा और अगर ऐसा है तो शायद इससे बाहर निकलने का कोई लूप होल जरूर होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, सही इंसान गलती से थोड़ी नर्क जाता है। किटी को लगता है कि हब से जरूर कोई गलती हुई है और इसीलिए वो खुद को ही दोष देने लगती है कि मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी और वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। तभी हब बाहर से नॉक करके बताता है कि मॉम ये रोने धोने का नहीं बल्कि एक्शन का टाइम है। जस्ट अभी मुझे खबर मिली है कि पाइंस रिसाइकलिंग सेंटर में
पावर सर्ज होने की शिकायत मिल रही है। मतलब डीमंस वहीं पर है। बस फिर क्या था, हब पूरी तैयारी के साथ हथियार वगैरह लेकर डीमन को मारने जाता है और साथ में उसकी मॉम किटी भी साइड की तरह उसके साथ जाती है। फिलहाल तो हब अपनी मॉम को बाहर बियर ट्रैप लगाकर वहीं रुकने को कहता है और अकेले अंदर जाता है, जहां पर वो जमीन पर एक ट्रायंगल बना दिखता है और उसके ठीक ऊपर खून से सनी एक वर्कर की लाश थी जिसे डीमन ने मारकर उल्टा लटका दिया था। और तभी इतने में डीमन आकर हब पर भी अटैक कर देता है, तो हब तुरंत भागकर बाहर आ जाता है और चालाकी से डीमन के पैर ट्रैप में फंसवा देता है और मौके का फायदा उठाकर उसके हेड पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार चूक रहा था और इतने में डीमन ट्रैप से छोड़कर उसे दूर फेंक देता है और फिर उसे मारने आता है। लेकिन तभी किटी डीमन को शॉटगन से उड़ा देती है। फिर हब भी बिल्कुल भी देर ना करते हुए तुरंत उसके ऊपर अलमारी गिराकर उसका सर ही कुचल देता है, जिससे फाइनली डीमन खत्म हो जाता है। फिर तुरंत बॉडी में भी आग लग जाती है और ये नरक की आग थी। वो डीमन इसी के जरिए वापस नरक पहुंच जाता है। सो इस तरह हब ने अपनी मॉम के साथ मिलकर पहला टास्क कंप्लीट कर दिया था। लेकिन टेटर भी वहीं पर मौजूद था, जो छुप के वहां की फोटोज ले लिया था और यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड का नाम है मॉर्फोस और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठकर रील बना रही थी। तभी इतने में उसे शावर चलने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर शावर बंद करने जाती है तो वो फिर से चालू हो जाता है और फिर सारे टैप्स भी चालू हो जाते हैं। वो लड़की उन्हें बंद करने लगती है और तभी वो मिरर में एक डीमन को देखकर डर जाती है और इतने में डीमन उसे उठाकर टब में डाल देता है और उसे डुबाकर मार देता है। दूसरी तरफ हम हब को देखते हैं जिसे डीमन के साथ अपनी फैमिली मैटर भी देखना था, तो वो अपनी मॉम को फैक्स पर नजर रखने के लिए बोलकर निकल जाता है और मैरियन से बोलता है कि आज वो केट को स्कूल ड्रॉप करना चाहता है और मैरियन उसको अलाउ करके लकी के साथ चली जाती है और फिर हब केट को ही ड्राइव करने देता है, ये कहकर कि एक दिन ये ट्रक तुम्हारी होगी। और फिर मौका देखकर वो लकी को एक्सपोज करने लगता है, उसे डॉक्यूमेंट सिखाता है, कहता है कि लकी के ऊपर कई सारे क्रिमिनल केस हैं। माना कि अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है, लेकिन वो सही आदमी नहीं है, उसके चक्कर में तुम लोग भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। मैंने तुम्हारी मॉम को भी समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मेरी बात को समझो। केट कहता है कि उसे ये सब पता है, लेकिन फिर भी जब मेरी मॉम लकी के साथ खुश है तो मुझे से कोई दिक्कत नहीं। तभी इतने में हब को अपनी मॉम का कॉल आता है, जो कि बताती है कि अब उसे मॉर्फोस डीमन को हंट करना है और ये एक वाटर डीमन है। फिर अब केट से कहता है कि आज तुम्हारा स्कूल कैंसिल, हमें अब कहीं और जाना है और उसके साथ उसी लोकेशन पर जाता है जहां डीमन ने पहला अटैक किया था, यानी उस लड़की का घर। और यहाँ पर हर जगह से पानी बह रहा था, घर के बाहर भी और अंदर भी। और अब हब को पता चलता है कि इस बार डीमन ने एक लड़की को अपना होस्ट बनाया है। दूसरी तरफ टेटर लकी से मिलकर उसको फोटोज दिखाता है और उसका यहाँ पर यह कहना था कि हब और उसकी माँ नॉर्मल लोग नहीं है, शायद उसकी माँ एक विच है या फिर दोनों ही विच है। तभी तो हब मरने के बाद भी जिंदा हो गया और वहां पर भी जो वो देखा वो सब नॉर्मल तो नहीं था। लेकिन लकी को उसकी बातें बकवास लगती हैं, इसलिए वो डांट कर उसे भगा देता है। लेकिन फोटोज काम की लगती हैं, सो अपने पास रख लेता है। इधर हब को समझ आता है कि ये वाटर डीमन है तो ये पक्का पूल में घुसा होगा, इसलिए वो केट को वहां के काउंटी पूल चलने के लिए कहता है और फिर केट उसको वहां ले जाकर ड्रॉप कर देता है। फिर हब उसे बाहर नजर रखने के लिए बोलकर अकेले अंदर जाता है और केट को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सब क्या चल रहा है, वो तो बस अपने डैड के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। खैर इधर हब अंदर जाता है तो यहाँ भी हर तरफ पानी पानी हो रखा था, यानी वो डीमन यहीं पर था। पूल के पास हब को एक गार्ड का जूता दिखाई देता है और पूल के अंदर उस गार्ड की लाश, जिसे वाटर डीमन पानी में डुबाकर मार दिया था। और इसके अराउंड भी एक ट्रायंगल बना था, जो कि काफी अजीब बात थी। लेकिन इससे पहले कि हब कुछ समझ पाता, वाटर डीमन उसे पकड़कर पानी में गिरा देता है और उसे भी डुबाकर मारने की कोशिश करता है। हब भी अपने होश खोने लगता है, लेकिन अचानक से वो कम बैक कर देता है और डीमन की आंख में स्टैब कर देता है। अब क्योंकि आई सॉकेट का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन से होता है, इसलिए डीमन खत्म हो जाता है। इसके बाद हब तुरंत पूल से बाहर निकल जाता है। तभी होश की बॉडी में भी आग लग जाती है, वो भी पानी के अंदर। खैर काम खत्म करके हब वहां से निकल ही रहा होता है, लेकिन बाहर शेरिफ को देखकर वो छुप जाता है। गेट अंदर से लॉक था और शेरिफ बाहर से नॉक करे जा रही थी। सो अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो क्या करता है कि वो केट को फोन करता है और उसे अपनी दादी के पास जाने के लिए बोलता है। और फिर केट के वहां से निकलते ही वो पुलिस को कॉल कर देता है। उसकी लोकेशन बताकर कहता है कि एक लड़का ब्लू कार में है, वो बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा है, शायद ड्रंक है। और फिर तुरंत फोन काट देता है। जिसके बाद शेरिफ को भी इसकी खबर मिल जाती है और तुरंत ही वो केट के पीछे चली जाती है। तो खुद को बचाने के लिए हब अपने बेटे को ही फंसा दिया था। खैर इसके बाद वो वहां के सीसीटीवी कनेक्शन हटाकर निकल जाता है। दूसरी तरफ लकी हब के घर जाता है, जहां किटी उसे देखते ही उस पर गन तान देती है कि तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की थी ना, अब यहाँ क्या लेने आए हो, चले जाओ यहाँ से। लकी कहता है कि चला जाऊंगा, पहले ये देख लो। वो उसे वही फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करता है कि हब और वो मैरियन और केट से दूर रहे,
नहीं तो वो फोटोज पुलिस को दे देगा। इधर मैरियन केट की जमानत करवा कर उसे अपने साथ ले जा रही होती है, तभी हब वहां पर आता है। वो केट के करियर के बारे में बात करने आया था। उसका कहना था कि केट को म्यूजिक को अपना करियर नहीं बनाना चाहिए, ये उसके लिए सही नहीं होगा। जिस पर मैरियन कहती है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि वो तुमसे बेहतर बन सकता है और तुम अपने बेटे से ही जलते हो। जिस वजह से उन लोगों में बहस हो जाती है और फिर मैरियन केट को लेकर वहां से चली जाती है। फिर इन सब के बाद रात में हब अपने घर के बाहर से जंगल की तरफ देखकर कुछ सोच रहा होता है और यहाँ पर हब का एक डार्क सीक्रेट रिवील होता है कि 1 महीने पहले हब किसी लड़की को मारकर इसी जंगल वाले एरिया में काट दिया था और इसी पाप के चलते उसे नरक भेजा गया था। लेकिन ये लड़की कौन थी और हब ने इसको क्यों मारा था, इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। सो ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 4th एपिसोड का नाम है एडोज और यहाँ पर हम एक शेरिफ को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठकर पेट पूजा कर रहा था कि तभी मिरर में उसे एक डीमन दिखाई देता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था, तो वो इसे अपना वहम समझकर रिलैक्स हो जाता है और तभी डीमन उसे पॉसेस कर लेता है, जिसके बाद वो नाखूनों से अपनी गर्दन पकड़कर नोचकर फाड़ देता है और ऑन द स्पॉट ही उसकी मौत हो जाती है और फिर डीमन उसे अपना होस्ट बना लेता है। दूसरी तरफ हब को इसी डीमन के बारे में फैक्स आता है जिसका नाम एडोस बताया जाता है और ये एक अर्थ डीमन था, मतलब डीमन से कि पोकेमोन। खैर हब इसकी अटैक वाली लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां उसे शेरिफ की कार दिखाई देती है। उसकी डोर खुली पड़ी थी और शेरिफ भी गायब था। हब को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो पास के बारबेक्यू वाले से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि ये कार डिप्टी शेरिफ ब्रिक्स की है और वो 1 घंटे पहले ही यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मैरियन क्लब जाकर लकी को बताती है कि हब केट को स्कूल लेकर नहीं गया था, पता नहीं कहाँ लेकर चला गया था और उसके चक्कर में केट पर क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। मुझे तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, जिससे लकी को लगता है कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देता हूँ। वो भी हब की बुराई करने लगता है और फिर कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे वही फोटोज दिखाने वाला था, लेकिन तभी कोई उसको आकर बताता है कि उसकी कार में आग लग गई है। तो वो दोनों तुरंत बाहर देखने जाते हैं और ये काम जो है वो किटी का था। फिर मौका देखकर वो लकी के ऑफिस में अपनी शॉटगन और ड्रग्स वगैरह छुपा देती है ताकि वो लकी को फंसा सके। लेकिन उसके निकलने से पहले ही मैरियन वापस आकर किटी को देख लेती है। वो समझ जाती है कि किटी जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ करने आई है। वो कहती है कि कार में स्मोक करके हमें बाहर भेजने का काम आप ही का था ना। देखिए मैं आपके साथ रह चुकी हूँ तो मुझे आपकी सारी पुरानी ट्रिक्स पता है। और पूछती है कि बताइए आप यहाँ पर क्या कर रही थी। लेकिन किटी बात घुमा देती है और कहती है तुम्हें इस बारे में हमसे बात करनी चाहिए, वही तुम्हें बताएगा। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। फिर मैरियन हब की लोकेशन निकाल कर उससे बात करने जाती है जो कि एक हार्डवेयर शॉप थी और अर्थ डीमन यहीं पर था जिसे हंट करने हब यहाँ पर आया था। मैरियन को वहां देखकर हब घबरा जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये सही जगह नहीं है। लेकिन मैरियन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर उसे झगड़ा करने लगती है कि बताओ तुम अपनी हरकतों से बाज कब आओगे। तुमने अपनी मॉम को लकी की कार जलाने और उसके ऑफिस में झांकने के लिए भेजा था ना। लेकिन हब को थोड़ी ना इसके बारे में कुछ पता था, वो तो खुद शौक था कि ये क्या कह रही है। तभी इतने में वहां पर फायर अलार्म बजने लगता है जिससे मैरियन को समझ आता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। हब तुरंत कहता है कि यहाँ से चली जाओ। लेकिन जब मैरियन वहां से जाने लगती है तो रास्ते में एक बड़ा सा मिट्टी का ढेर पड़ा था और उसके पीछे एक वर्कर की लाश पड़ी थी। ये देखती मैरियन चीख पड़ती है तो हब आकर उसे शांत करता है और उसे लेकर बाहर जाने लगता है कि तभी वो डीमन शेरिफ उनके सामने आ जाता है। लेकिन मैरियन उसी से हेल्प मांगने लगती है क्योंकि वो उसके अंदर के डीमन को नहीं देख पा रही थी, सिर्फ हब उसे देख सकता था। वो तो जब हब उस पर गोलियां चलाने लगता है और गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता तब मैरियन को समझ आता है कि ये कोई इंसान नहीं है। हब उसे वहां से तुरंत निकलने के लिए कहता है और इतने में डीमन उस पर अटैक कर देता है और उसके हाथ से गन भी छूट जाती है। फिर हब को बचाने के लिए मैरियन ही उस पर अटैक कर देती है। लेकिन उसे थोड़ी ना पता था कि अटैक हेड पे करना है, वो बैक पर की थी, इसलिए डीमन को कुछ भी नहीं होता और अब वो हब को छोड़कर मैरियन की तरफ बढ़ने लगता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर पीछे से हब उसका भेजा उड़ा देता है। फिर शेरिफ की बॉडी भी जलने लगती है जिससे स्टोर में आग लग जाती है। लेकिन हब मैरियन को सेफली वहां से निकाल लेता है और फिर इन सब के बाद हब उन ट्रायंगल पैटर्न के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि ये डीमन सिर्फ इंसानों को मारकर उन्हें पोजेस नहीं कर रहे बल्कि लोगों की बलि भी दे रहे हैं, किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं। मामला वैसा नहीं है जैसा कि मुझे बताया गया है। तो फिर वो मिच को कॉल करके इस बारे में बात करता है। लेकिन मिच कहती कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। हब कहता है भले ही मुझसे मिलने से पहले तुमने अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट्स बदल दी थी लेकिन पार्किंग स्टिकर हटाना भूल गई थी। मिच फिर कहती है कि तुम ऐसे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ भी पूछना है तो मैनुअल में हॉटलाइन नंबर दिया है उस पर बात करो। हब कहता है पहले ये बताओ कि तुमने कहा था कि डीमंस लोगों को मारकर पोजेस कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों की बलि क्यों दे रहे हैं, इसका क्या चक्कर है।
मिच कहती है कि उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है और आगे से उसे कॉल करने से मना कर देती है। फिर इसके बाद हम मैरियन को भी सब बता देता है, जिसके बाद मैरियन भी वही सवाल करती है कि मरने के बाद तुम्हें नर्क क्यों भेजा गया। तो हब उससे भी वही कहता है कि उसे गलती से भेज दिया होगा। इसी बीच मैरियन को बात ध्यान आती है जब हब उसको बताने आया था कि लकी ने उसको मरवाने की कोशिश की थी। वो पूछती है तो क्या वो सच था। हब कहता है कि हाँ, लकी ने अर्ल्स गैंग को मुझे मारने की सुपारी दी थी, उन्होंने मेरा गला काट दिया था। लकी की सच्चाई जानकर हम मैरियन फिर से टूट जाती है कि मैंने उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो उसे छोड़ने का मन बना लेती है और हब के साथ पैचअप कर लेती है। हब उसे कहता है कि अभी टाउन सेफ नहीं है, यहाँ पर डीमंस घूम रहे हैं, सो जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता तुम केट को लेकर टाउन से बाहर चली जाओ। तब तक शायद मैं भी इन सबसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा और शायद हमारी फैमिली फिर से एक साथ होगी। तभी किटी मैरियन को कॉल करके बुलाती है। उसने लकी को ड्रग्स और गन के साथ पकड़वा दिया था, लेकिन मैरियन का यहाँ पर यह कहना था कि कोई नहीं मानेगा कि लकी ड्रग्स डीलिंग करता है, वो आसानी से छूट जाएगा। जिस पर किटी कहती है लेकिन गन तो उसको फंसा देगी, क्योंकि वही शॉटगन थी जिससे ये लोग डीमन पादरी को मारे थे। सो अगर लकी पुलिस को उनकी फोटोज दिखाकर फंसाना भी चाहेगा तो ये लोग भी ये बोल देंगे कि लकी भी उनके साथ वहां पर था और फिर सभी जेल जाएंगे। हब कहता है लेकिन ये ब्लैकमेल तो तब काम करेगा ना जब लकी को पता होगा। वो मैरियन को ही लकी को बताने के लिए कहता है। मैरियन पहले जाकर अपनी बात करती है कि तुमने हब को मरवाने की सुपारी दी थी क्या, लेकिन लकी साहब झूठ बोल देता है कि बिल्कुल नहीं, हब झूठ बोल रहा है। जिस पर मैरियन कहती है तो क्या किटी भी झूठी है, वो मुझे बता चुकी है कि कैसे तुम मुझे और केट को से दूर रखने के लिए उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। अब उसकी खुद की चोरी पकड़ी गई तो हब को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि तुम हब को नहीं जानती, वो एक खूनी है, लेकिन मैरियन उसकी एक नहीं सुनती और उल्टा हब की तरफदारी करने लगती है। इशारों में ये भी बताती है कि हब कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, तुमने तो उसका गला कटवा दिया था लेकिन फिर भी वो जिंदा खड़ा है, कैसे, तुमने कभी सोचा है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो भैया मैं तो उससे दूर रहती। और फिर जाते जाते वो उसको किटी का मैसेज भी दे देती है कि अगर तुमने फोटोज पुलिस को दिए तो तुम भी फंसोगे, क्योंकि फिर किटी पुलिस को यह बताएगी कि जो शॉटगन तुम्हारे ऑफिस से मिली है वो क्राइम सीन से मैच करती है और फिर तुम भी लपेटे में आ जाओगे, इसलिए ऐसा करने की सोचना भी मत। फिर इन सब के बाद मैरियन केट को भी सब बता देती है और ये भी कि वो लकी से ब्रेकअप कर ली है। इसके बाद वो हब से विदा लेकर केट के साथ टाउन से बाहर चली जाती है जैसे कि तय हुआ था। फिर अगले दिन शेरिफ डेप्यूटी शेरिफ की मौत के सिलसिले में हब से पूछताछ करने आती है, क्योंकि बारबेक्यू वाला बता दिया था कि हब उसके बारे में पूछ रहा था। जिस पर हब कहता है कि मैंने उसकी कार खुली हुई देखी थी, थोड़ा अजीब लगा इसलिए पूछा था। फिर शेरिफ वहां से चली जाती है और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो पांचवें एपिसोड का नाम सिल्फ्रेस है और यहाँ पर हम लेक के पास एक कपल को देखते हैं जो कि यहाँ अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए थे कि तभी इतने में मॉन्स्टर ट्रक लिए एक आदमी वहां पर आता है जो कि फिशिंग करने के चक्कर में था। वो लड़का उसको देखकर चिढ़ जाता है कि ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गया। वो उसे कहता है कि भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तो क्या तुम प्लीज हमें 1 घंटे के लिए अकेला छोड़ सकते हो। लेकिन वो आदमी मना कर देता है कि ये तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कोई भी कभी भी आ सकता है, सो मैं तो नहीं जाने वाला। तो लड़का कहता है कि मैं इससे बड़ा तालाब तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो आदमी उस पर हाथ उठा देता है। बस फिर कहता, दोनों में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। जिस दौरान दोनों ट्रक के नीचे चले जाते हैं और तभी वहां पर 2 डीमंस आते हैं जो कि ट्रक के टायर फोड़ देते हैं, जिसके धमाके से वो लड़की दूर जाकर गिरती है और जो ट्रक था उन दोनों के ऊपर पलट जाता है। फिर वो लड़की उन्हें जाकर देखती है तो दोनों का कचूमर बन चुका था और वो मौके पर ही मारे गए थे। फिर इसके बाद डीमंस उनकी बॉडी ले लेते हैं और दोनों डीमन बनकर जग जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लड़की चीख पड़ती है। दूसरी तरफ लकी जेल से छूट चुका था और वापस क्लब आ जाता है। इधर हब को डीमोनोलॉजी की बुक से अपने केस से मिलते जुलते पैटर्न का रेफरेंस मिलता है, लाइक फायर, अर्थ, वाटर, एयर और स्पिरिट मिलकर एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम फॉर्म कर रहे थे। फिर हब मैप के ऊपर उन जगहों को मार्क करता है जहां डीमंस बलि दिए थे और इन डॉट्स को कनेक्ट करने पर उसे समझ आता है कि ये डीमंस लोगों को मारकर इसी पेंटाग्राम को फॉर्म कर रहे थे। ये एक तरह का रिचुअल है। खैर इसके बाद हमें मिच की पास्ट लाइफ के बारे में दिखाया जाता है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि वो कैसे पोर्टोगोल्ड कंपनी से जुड़ी थी और डेविल के लिए काम करने लगी थी। तो आज से 9 साल पहले मिच बिल्कुल एक नॉर्मल लेडी हुआ करती थी और वो एक बेकर थी। मिच अपने काम में काफी अच्छी थी और इससे उसने काफी नाम भी कमाया था। उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उसकी लाइफ में एक बड़ा भयानक मोड़ आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी न्यू बॉर्न बेबी को कैंसर है। बस फिर क्या था, अपने बच्चे के इलाज के लिए वो जो कर सकती थी उसने किया। घर का सारा सामान वामान तक बेच दिया, लेकिन इलाज के लिए फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। तो वो ऑनलाइन अपनी किडनी बेचने की सोच रही थी,
लेकिन फिर वो जानकर निराश हो जाती है कि वो अपनी किडनी ऐसे नहीं बेच सकती, ये इलीगल है। और इसी दौरान उसे पोर्टो गोल्ड का एड दिखाई देता है जिसमें कि फुल मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। क्यूरियोसिटी में आकर मिच एड पर क्लिक कर देती है, जिसके बाद एड वाला कैरेक्टर निकलकर आत्मा बेचने की बात करने लगता है। मिच को लगता है कि क्या बकवास है। वो पेज को एग्जिट करने लगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कंट्रोल अब उसके पास नहीं था। वो फॉर्म भी अपने आप भर जाता है और सबमिट भी हो जाता है। और फिर अगले दिन पोर्टो गोल्ड से नाला सुपारा का कार्तिक आर्यन आता है, जो अपना नाम कॉस्मो बताता है। मिच कहती है अगर ये किसी तरह का स्कैम है तो आपको 40 कौड़ी नहीं मिलेगी, मैं ऑलरेडी कंगाल हूँ। कॉस्मो कहता है कि पोर्टो गोल्ड कोई स्कैम नहीं है, ये रियल है। इनफैक्ट इस कंपनी ने उसे फांसी होने से बचाया और उसकी क्रश से शादी भी करवा दी। इसने मेरी लाइफ बदल दी, तुम्हारी भी बदल सकती है। फिर इसके बाद वो मिच को ऑफर देता है कि अगर वो अपनी आत्मा उसके बॉस को बेच दे, यानी कि डेविल को, तो बदले में तुम्हारे बेटे का कैंसर चला जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद मिच सिर्फ डेविल के लिए काम करेगी और डेविल के लिए और सोल्स कलेक्ट करेगी, यानी बाकी लोगों की मजबूरी या लालच का फायदा उठाकर उन्हें भी अपनी आत्मा बेचने के लिए उन्हें कन्विंस करवाएगी, जैसा कि कॉस्मो अभी उसके साथ कर रहा है। लेकिन मिच को यह सही नहीं लग रहा था, जिस पर कॉस्मो से इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए कहता है कि सोच लो अपने बेटे की शादी में नाचना है कि उसकी मैयत में रोना है। फिर मजबूरी में आकर मिच एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। इसके बाद कॉस्मो से अंगूठे का निशान भी लगाने के लिए कहता है, लेकिन जब मिच इंक पैड पर अपना अंगूठा लेकर जाती है तो उसमें से एक सुई निकलकर उसके अंगूठे में लग जाती है, क्योंकि निशान स्याही से नहीं बल्कि अपने खून से लगाना था। फिर मिच अंगूठे का निशान भी लगा देती है, जिसके तुरंत बाद उसके हाथ पर भी बीस्ट मार्क आ जाता है, जो कि कॉस्मो के हाथ पर भी था। यानी अब मिच की आत्मा पूरी तरह डेविल की हो चुकी थी। तभी उसके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। उसे मिरर में हेल का सीन दिखाई देने लगता है और साथ ही अब वो कॉस्मो का असली रूप भी देख पा रही थी, जिसकी उम्र काफी ज्यादा लग रही थी। कॉस्मोस को बताता है कि अब वो मिरर में वो देख सकती है जो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकते। कॉस्मोस के रूम में फैक्स मशीन भी लगाकर जाता है, क्योंकि इसी के जरिए वो लोग काम करते हैं, और इसलिए मिच भी हब के घर में ऐसे ही फैक्स मशीन लगवाई थी। खैर अब कहानी यहाँ से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ मिच का बेटा बेंजी अब बिल्कुल ठीक था। मिच भले ही खुद डेविल के लिए काम करती थी, लेकिन अपने बेटे को रिलीजन का ज्ञान दे रही थी और उसे गलत चीजों और लोगों से हमेशा दूर रखती थी। तभी उसे पता चलता है कि दरवाजे पर हब आया है, जिस पर वो गन लेकर बाहर जाती है और सीधा हब पर तान कर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हब कहता है कि उसे एक पैटर्न के बारे में बात करनी थी। मिच कहती है तो तुम इसके लिए मेरे दरवाजे पर चले आए, हॉटलाइन को कॉल क्यों नहीं किया। हब कहता है अरे यार वो 1 मिनट का 10 रुपये चार्ज करते हैं, ये बहुत ज्यादा है। मिच कहती है तो नर्क से तुम और क्या उम्मीद कर सकते हो। फिर हब उसे बताता है कि वो मिच और उसके बेटे के बारे में रिसर्च किया है। उसे पता चल गया है कि वो अपने बेटे के लिए अपनी आत्मा बेची है, जबकि पहले वो ये सोच रहा था कि मिच भी उसकी तरह मरकर नरक से वापस आई है। लेकिन वो ये कहता है कि तुम मेरी तरह डीमंस का शिकार तो नहीं करती, तो फिर तुम क्या करती हो। मिच बताती है कि वो डेविल्स के लिए सोल्स कलेक्ट करती है, लोगों से डॉक्यूमेंट साइन करवाती है। पहले उससे भी किसी ने यही करवाया था और तब से वो ये काम कर रही है। एक बार छोड़ने की भी कोशिश की थी, उनके फैक्ट्स को इग्नोर किया था, टारगेट पर ध्यान नहीं दिया था, तो बेंजी का कैंसर वापस आ गया था। तब मुझे समझ आया कि मैं ये काम अब चाह कर भी नहीं छोड़ सकती। हब कहता है कि इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ, शायद मुझे कुछ ऐसा मिला है जिससे हम इसमें से निकल सकते हैं। लेकिन मिच साफ बोल देती है कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं, क्योंकि हब को नर्क उसके बुरे कर्मों की वजह से भेजा गया था, जबकि मिच ने अपने बेटे के लिए इसे चुना था। वो हब की कोई भी हेल्प करने से मना कर देती है और उसे वहां से जाने के लिए बोलती है। फिर हब भी वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उसे अगले डीमन के बारे में बताती है, जिसे सिल्फ्रिस कहा जाता है, और ये एक एयर डीमन है, वो भी जुड़वा, यानी एक ही पेयर है। वो हब को लेक वाली लोकेशन भी बता देती है, लेकिन हब को वहां पर खून के धब्बों के सिवा कुछ नहीं मिलता। फिर हब अंदाजा लगाता है कि डीमन ईस्ट की तरफ गए होंगे, क्योंकि पेंटाग्राम में एयर इसी डायरेक्शन पर था। फिर हब तुरंत वहां से निकल जाता है और रास्ते में ब्रिज पर रुक कर नजर रखता है, क्योंकि उसे पता था कि वो लोग ब्रिज से जरूर गुजरेंगे। और ऐसा ही होता है, जल्दी ही दोनों दिखाई देते हैं और उन्होंने उस लड़की को भी पकड़ा हुआ था, जिसे वो रिचुअल वाली जगह पर मारने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान हब उन्हें हेडशॉट लगाने का ट्राई करता है, लेकिन वो बार बार चूक रहा था। तभी इतने में कोई गाड़ी ठोक देता है और हब की कार पलट जाती है, और ये काम था लकी का। वो हब को मारकर बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है, और यहीं पर 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 6th एपिसोड का नाम रेवलेशन है, और यहाँ पर किटी हब को ढूंढते हुए उसी लोकेशन पर पहुंचती है। उसकी पलटी हुई कार देखकर और हब को वहां ना पाकर उसे लगता है कि डीमंस हब को ले गए। फिर जब वो वहां से निकलती है तो रास्ते में भीड़ को देखकर रुक जाती है,
जहां रोड पर ट्रायंगल के बीच में उसी लड़की की मुड़ी तोड़ी लाश पड़ी थी। तभी क्राइम सीन पर अचानक किटी को देखकर शेरिफ को उस पर शक होने लगता है कि वो यहाँ पर कैसे आई। खैर किटी जैसे तैसे बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। इधर लकी हब को उसी के गैराज में लाकर बांध दिया था। उसका कहना था कि अगर मैरियन मेरी नहीं हुई तो मैं तेरी भी नहीं होने दूंगा। अगर मैं खूनी हूं तो तू भी तो है। हब कहता रहा भाई जाने दे मुझे, बाहर डीमंस घूम रहे हैं, मुझे उन्हें रोकना है। लेकिन लकी उसकी एक नहीं सुनता और उसे टॉर्चर करता है। फिर वो मैरियन के लिए वीडियो बनाता है और कन्फेस करता है कि हाँ, मैंने हब को मारने की कोशिश की थी, लेकिन पहले उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। इसके बाद अब हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम शेरिल होता है और वो क्लब में ही काम करती थी। उसी रात क्लब में हब और लकी की बहस हो जाती है और गुस्से में आकर हब लकी पर हाथ उठा देता है, जिसके बाद गार्ड ने हब को बेइज्जत करके क्लब से बाहर फेंक दिया। फिर हब यहाँ से जाकर खूब ड्रिंक वगैरह कर लिया और नशे की हालत में वो क्लब वापस लौटा और साथ में वो गन भी लिए था। वो लकी को जान से मारने के इरादे से वहां आया था, लेकिन इस वक्त क्लब में लकी नहीं था। क्लब में सिर्फ शेरिल थी जो कि लकी का हेड पहने थी, जिससे हब उसको ही लकी समझकर शूट कर दिया। और फिर बाद में उसे पता चला कि गलती से वो शेरिल को शूट कर दिया था। वो रोती रोती कह रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। हब कहता है कि हिम्मत रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन कैसे? इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, शेरिल अपना दम तोड़ देती है। बस फिर क्या था, अपना गुनाह छुपाने के लिए हब शेरिल की लाश को ठिकाने लगाने चल देता है। लेकिन तभी लकी क्लब में वापस आ गया था और वो विंडो से हब को जाते हुए देख लिया था। ऊपर से शेरिल भी गायब थी और लकी का हेड जमीन पर पड़ा था। इन सब से लकी को समझते देर नहीं लगती कि यहाँ पर क्या हुआ था और इसीलिए वो सब जानता है। यही सब वो हब को कैमरे के सामने कन्फेस करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो कुछ नहीं बोलता तो लकी उसे टॉर्चर करने लगता है। दूसरी तरफ मैरियन को शेरिफ का कॉल आता है। वो पूछती है कि क्या वो हार्डवेयर शॉप गई थी, तो मैरियन झूठ बोल देती है कि वो नया फ्यूज लेने गई थी। शेरिफ पूछती है कि क्या हब भी उसके साथ था, तो मैरियन कहती है कि नहीं तो, लेकिन शेरिफ को पता था कि वो झूठ बोल रही है और उसका फोन भी टैप करवा रही थी, क्योंकि हार्डवेयर वाले सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में वो हब और मैरियन को साथ देख ली थी। हब को लगा था कि आग में जलकर सारे सबूत अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेरिफ को लग रहा था कि हब और मैरियन दोनों मिले हुए हैं और वही ये सब मर्डर्स कर रहे हैं, यानी कि हब की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। लेकिन पहले वो लकी नाम की मुश्किल से तो बच जाए, जो अभी भी उसे सच उगलवाने में लगा था। कि तभी वहां पर डीमंस आ जाते हैं जो हब को मारने आए थे, क्योंकि वो उनके लिए खतरा है। लेकिन पहले उन्हें लकी दिखाई देता है तो वो उसी पर अटैक करने लगते हैं। बदले में लकी उन पर फायर भी करता है, जिसका उन पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर लकी डर जाता है कि किस टाइप के इंसान है और उनसे बचने की कोशिश करने लगता है। तभी इतने में हब खुद को फ्री कर लिया था और शॉटगन से एक डीमन की खोपड़ी उड़ा देता है। फिर वो उसके जोड़ीदार का भी यही हाल करने वाला था, लेकिन तभी गोली खत्म हो जाती है। तभी हब को वहां पर एक चेन सो दिखाई देती है, जिसे वो डीमन के सर में ही घुसा देता है और ये डीमन भी खत्म हो जाता है और फिर उनकी जलती हुई बॉडीज को लिक्विड नाइट्रोजन से बुझा भी देता है। और इन सब के बाद वो अपनी मॉम को कॉल करता है। उसकी मॉम कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं कब से तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। हब कहता है कि लंबी कहानी है, फिलहाल तो आप घर आ जाओ। फिर किटी आकर जब उसकी हालत देखती है तो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, लेकिन हब मना कर देता है कि वो मुझे देखते ही पुलिस बुला लेंगे, अगर अरेस्ट हो गया तो डीमन को कैसे पकड़ूंगा। तो फिर किटी उसकी पट्टी वगैरह करने लगती है। तभी हब कहता है कि मॉम शायद मैं जानता हूँ कि मुझे नरक क्यों भेजा गया था, लेकिन इससे पहले कि वो बता पाता मैरियन केट को लेकर वहां जाती है। हब कहते हैं कि वापस क्यों आई, हमारे बीच तो डील हुई थी ना कि जब तक सब ठीक नहीं होता तुम मुझसे दूर रहोगी। मैरियन कहती है कि शेरिफ का कॉल आया था, शायद उसे हम पर शक हो गया है। हब कहता है कि एक और वजह है मुझसे दूर रहने की, लेकिन अब मैरियन केट को भी डीमंस के बारे में बता चुकी थी और अब उसे सच जानना था। हब कहता है तो फिर ठीक है, और गराज में ले जाकर उनकी जली हुई लाश दिखाता है। उसे लग रहा था कि ये सब देखकर दोनों वापस लौट जाएंगे, लेकिन उसकी फैमिली हिम्मत वाली होती है। वो कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो हब को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे और स्टे करने का फैसला करते हैं। और यहीं पर 6th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 7th एपिसोड का नाम पायरेलिस है और यहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने घर के बाहर झूला झूल रहा था। तभी एक डीमन उस पर अटैक करके उसे मार देता है और अपना होस्ट बना लेता है। इधर किटी और केट डीमंस की बॉडी दफनाने के लिए गए हुए थे और हब मैरियन के साथ गैरेज की सफाई करने में लगा था। लकी अपना फोन यहीं छोड़कर भाग गया था, जिसे अब कूड़े के साथ ही फेंकने वाला था, लेकिन तभी फोन बच जाता है। मैरियन देख लेती है कि अरे ये तो लकी का फोन है और उसे उसका पासवर्ड पता था, लेकिन हब उसे फोन देखने से मना कर देता है, नहीं तो उसका कच्चा चिट्ठा मैरियन को पता चल जाता।
वो ये कहकर उसे रोक देता है कि लकी ने मेरी टॉर्चर वाली वीडियो बनाई है तुम्हें दिखाने के लिए। ये सुनते ही मैरियन फोन फेंक देती है और लकी को गाली देने लगती है क्यों कितना घटिया आदमी है। तभी किटी और केट भी आ जाते हैं तो उन्हें देखने बाहर चली जाती है और इधर मौके का फायदा उठाकर हब फोन तोड़ देता है। इधर मैरियन देखती है कि काम के दौरान केट को चोट लग गई थी तो वो उसे दवाई लगाने ले जाती है और फिर किटी अकेले में हब से बात करती है कि कल तुम कुछ बताना चाह रहे थे कि तुम नर्क में क्यों गए। हब कहता है कि नहीं ये सही समय नहीं है। किटी कहती है कि अब उसे जानना भी नहीं है क्योंकि फाइनली हमारी फैमिली एक साथ है और इससे इम्पोर्टेंट उसके लिए कुछ भी नहीं। और वैसे भी तुमसे जो हुआ वो गलती से हुआ होगा। हब भी कहता है कि उसे अपनी गलतियों का पछतावा है और वो उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है और करेगा। और तभी फैक्स पर नए डीमन के बारे में मैसेज आता है। इस डीमन का नाम पायरेलिस होता है। ये एक फायर डीमन था और बाकी सबसे बहुत पावरफुल था। ये ना सिर्फ अपने दुश्मन को जलाकर खा कर सकता है बल्कि पूरे इलाके को ही आग की चपेट में ले सकता है। हब कहता है कि हमें हर हाल में उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो आखिरी बलि देकर रिचुअल कंप्लीट करे। पेंटाग्राम से रिचुअल वाली लोकेशन किसी कॉलोनी की निकलती है। मैरियन का कहना था कि पूरी कॉलोनी को खतरा है, पहले जाकर हमें कॉलोनी खाली करवानी पड़ेगी। लेकिन फिर वो ये कहती है कि डीमंस को मारने के बाद क्या होगा, क्या सच में तुम्हें वापस नर्क जाना पड़ेगा। ये सोचकर सब परेशान हो जाते हैं तो किटी सबको गॉड से प्रे करने के लिए कहती है। लेकिन केट कहता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं गॉड से नाराज हूं, उन्होंने मेरे डैड को गलती से नर्क भेज दिया। तब हब खुद उसका हाथ पकड़कर उसे प्रे करने के लिए मना लेता है और फिर सब मिलकर प्रे करते हैं। फिर इसके बाद मिज वहां पर आती है। उसने डीमंस के द्वारा रिचुअल करने का कारण जान लिया था। वो बताती है कि पायरेलिस इस रिचुअल को कंप्लीट कर दिया तो डेविल के साथ सबसे पावरफुल डीमन में से एक आजाद हो जाएगा जिससे हमारी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, दुनिया का अंत हो सकता है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए हब एंड फैमिली तुरंत निकलने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन मिज को यह अजीब लगता है कि तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ डीमन से लड़ने जा रहे हो। हब कहता है हम फेल हुए तो वैसे भी दुनिया खत्म हो जाएगी ना, तो क्यों न लड़के मरे। फिर मिज भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। ये लोग गैस कंपनी वाले बनकर घर घर जाते हैं और गैस लीक का बहाना बनाकर घर खाली करवाने लगते हैं। इसी दौरान जब ये एक आदमी के घर जाते हैं तो वो उन्हें भगाने लगता है, इनफैक्ट गोली वोली चला देता है। किटी बताती है कि वो इस आदमी को जानती है, वो साइको है, वो अकेला ही रहता है और उसे डॉल्स कलेक्ट करने का शौक है। हब कहता है अरे यार इस सिरफिरे को भी बचाना पड़ेगा। फिर वो वापिस उसके घर जाता है और उसे शौक देकर बेहोश कर देता है। फिर पूरी फैमिली मिलकर उसे घर से बाहर लेकर आते हैं। लेकिन इसी दौरान मिज घर में अकेली चली जाती है जहां पर सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन वो कुछ अजीब बिहेव कर रहा था। मिज मिरर में देखती है तब उसे पता चलता है कि ये बच्चा ही डीमन है। लेकिन मिज चाहकर भी उसे शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो एक माँ थी और इतने में डीमन पूरे घर को ही गिराकर जला देता है। यानी वो मिज की ही बलि ले लिया था और ये लोग हार गए थे। दूसरी तरफ लकी पुलिस को वो सब पिक्चर्स देकर हब और किटी को फंसा देता है। वो कहता है कि ये लोग डीमंस के लिए काम करते हैं और मैरियन को निर्दोष बताता है। कहता है कि वो तो इनके डीमन स्पेल के असर में है। वो शेरिफ से ये तक बोल देता है कि इन फोटोज पर किटी तुमसे झूठ बोलेगी कि मैं भी उनके साथ था लेकिन मैं वहां नहीं था और वो गन किटी ने ही मेरे ऑफिस में मुझे फंसाने के लिए रखी थी। शेरिफ को लकी की बातों में दम लगता है और वो उस पर यकीन भी कर लेती है। इधर हब को फिर से फैक्स आता है क्योंकि रिचुअल कंप्लीट होते ही वो डीमन आजाद हो चुकी थी जो अब दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित होने वाली थी और ये डीमन थी लिलिथ। लेकिन जब हब को उसकी लोकेशन का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि ये उसके घर का ही एड्रेस था। वो भागकर जंगल वाले एरिया की तरफ जाता है जहां उसने शेरिल की बॉडी को दफनाया था, लेकिन अब उसकी बॉडी वहां पर नहीं थी। लिलिथ पहले ही उसकी बॉडी ले ली थी। यानी अब हब को अपने उस डार्क पास्ट का सामना करना होगा जिससे वो भागता फिर रहा था और सबसे छुपाता आ रहा था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फाइनली हम 8th यानी कि लास्ट एपिसोड तक पहुंच चुके हैं और इस एपिसोड का नाम ही लिलिथ है, जहां हब इस पॉइंट पर आकर टूट जाता है। अब वो राज अपने सीने में छुपाकर नहीं रख पाता और सबको सब कुछ बता देता है और जिस बात का उसे डर था वही होता है। सच्चाई जानने के बाद पूरी फैमिली उससे मुंह मोड़ लेती है, उसकी माँ भी, और अब वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। लेकिन तभी सरप्राइजिंगली वो मिज को देखता है जिसे डेविल ने हेल से वापस भेज दिया था। हब उसे जिंदा देखकर खुश तो होता है लेकिन शेरिल रूपी लिलिथ का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो कह देता है कि मैं क्विट कर रहा हूँ, तुम मेरा रिटर्न प्रोसेस कर दो, मतलब वापस मुझे नरक भेज दो। लेकिन मिज कहती है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, जो डेविल चाहेगा वही होगा। इसलिए तो ब्लास्ट में उड़ने के बाद भी मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। हम उसके गुलाम हैं और वो चाहता है कि हम उसका काम पूरा करें।
फिर मिज उसे लिलित के बारे में सब कुछ बताती है कि पहले वो एक एंजल थी और उसे सिंगिंग और म्यूजिक का शौक था। उसकी खूबसूरत आवाज के कारण वो कभी गॉड की फेवरेट हुआ करती थी। लेकिन फिर बाकी एंजल्स को उसे जलन हो गई और उसे अपनी चाल में फंसाकर उसे गॉड के सामने बुरा साबित कर दिया, जिससे नाराज होकर गॉड उसको हेवन से निकाल दिए और ऐसी जगह भेज दिया जहां म्यूजिक ना हो, यानी कि हेल। लेकिन उसे हेल में नहीं रहना, क्योंकि वहां डेविल उसको सताता है, इसलिए वो अक्सर वहां से भाग आती है। हब पूछता है कि लास्ट बार उसको कैसे पकड़ा था। मिच कहती है कि ये तो नहीं पता कि उसे कैसे पकड़ा था, लेकिन ये पता है कि उसे पकड़ा कहाँ था। उसे जेरूसलम की एक मोनेस्ट्री के पास पकड़ा गया था। इसके अलावा बताती है कि लिलित म्यूजिक से अट्रैक्ट होती है, और रही बात पावर्स की तो वो माइंड कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इन दोनों पर उसका माइंड कंट्रोल नहीं चलेगा, क्योंकि ये नर्क जा चुके हैं। दूसरी तरफ लिलित ने अपना कहर बरपाना शुरू भी कर दिया था। क्लब जाकर वो सारी फीमेल्स को अपना गुलाम बना लेती है और जितने भी मेल्स वहां पर होते हैं उन पर माइंड कंट्रोल करके उन्हें मरवा देती है, जिसमें सब खुद का ही जबड़ा पकड़कर फाड़ देते हैं। दूसरी तरफ लकी पुलिस के साथ आकर किटी को अरेस्ट करवा दिया था। फिर वो हब को ढूंढते हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं था। इधर हब उस मोनेस्ट्री वाले पेपर में भी पेंटाग्राम नोटिस कर लेता है और उसे लगता है कि अगर लिलित को पेंटाग्राम से समन किया जा सकता है तो शायद उसे इससे ट्रैप भी किया जा सकता है। फिर वो लोग पेड़ की टहनी को जोड़कर वही ट्रायंगल वाला सिंबल बनाते हैं और उन्हें कॉफी कैंस में डाल देते हैं, जिसे उस एरिया के चारों तरफ रखकर एक पेंटाग्राम बनाया जाता है। और फिर वो डब्बों को झाड़ियों से ढक देते हैं। इसके बाद हब अपने एम्पलीफायर में म्यूजिक बजाता है और दोनों जंगल में जाकर छुप जाते हैं। अगले ही पल म्यूजिक से अट्रैक्ट होकर लिलित वहां पर आती है और म्यूजिक में खो जाती है। लेकिन उसे फंसाने के लिए हब को उसे पेंटाग्राम वाले एरिया में ले जाना था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, लिलित उसे देखते ही उस पर अटैक कर देती है और उसे गिरा गिरा कर मारती है और फिर वो उसे पकड़कर उड़ने लगती है। लेकिन इसी दौरान वो पेंटाग्राम वाले एरिया में आ चुकी थी। मौका देकर मिच तुरंत सभी डिब्बों को एक्सपोज कर देती है और लिलित उसी एरिया में ट्रैप हो जाती है। अपनी हार मानकर वो हब को छोड़ देती है, लेकिन फिर उसे ऑफर करती है कि अगर वो उसे जाने देगा तो वो उसकी गलतियों को फिक्स कर देगी, शेरिल को फिर से जिंदा करके। और जब शेरिल जिंदा होगी, यानी हब उसको मारा ही नहीं था, और फिर वो हेल जाने से भी बच जाएगा, यानी डेविल की गुलामी से भी उसको आज़ादी मिल जाएगी और फिर शायद उसकी फैमिली भी उसे माफ कर देगी। अब हब को तो यही चाहिए था। उसे लिलित का ऑफर काफी सही लगता है, लेकिन मिज उसे रोकती है कि इसकी बात मत मानो, ये छूट गई तो दुनिया के लिए खतरा बन जाएगी। लेकिन हब को फिलहाल दुनिया की नहीं पड़ी थी, उसे तो बस अपनी जान छुड़ानी थी। वो लिलित से डील कर लेता है और पेंटाग्राम तोड़ देता है। फिर लिलित शेरिल की बॉडी से निकलकर एक कौवे को पोजेस कर लेती है और वहां से उड़कर चली जाती है। और तभी शेरिल फिर से जिंदा हो जाती है, जिसे हब के हाथ से वो डीमन मार भी चला गया था। यानी अब उसका नर्क से कोई लेना देना नहीं था। उसकी लाइफ में सब कुछ फिक्स हो चुका था। लेकिन फिर मिज उसको खूब सुनाती है कि तुम बहुत घटिया और मतलबी आदमी हो, अपने चक्कर में पूरी दुनिया को रिस्क में डाल दिया। लेकिन हब अभी भी कूल था। वो कहता है कि वो लिलित से दुनिया को बचाने का भी कोई लूपहोल ढूंढ लेगा। बस फिर क्या था, हब शेरिल को लेकर क्लब जाता है। उसे जिंदा देखकर लकी के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर हब अपनी फैमिली को बताता है कि उसने सब फिक्स कर दिया और अब वो आज़ाद है। शेरिल भी जिंदा है, सब कुछ ठीक हो चुका है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन पुलिस को तो भूल ही गया था। वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी ना पता था कि वो डीमंस को मारा था, ना कि इंसानों को। वो तो उसे एक सीरियल किलर समझ रहे थे। अब मैरियन से कहता है कि वो खुद को बेगुनाह साबित करके लौट आएगा। लेकिन इतना सब कुछ बवाल होने से मैरियन अब बहुत परेशान हो चुकी थी और वो मेकअप रूम में जाकर रोने लगती है। लेकिन तभी कौवे के रूप में लिलित वहां पर आती है और मैरियन को मारकर उसे पॉजेस कर लेती है। तभी लकी मैरियन से बात करने आता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैरियन तो मर चुकी है और वो लिलित है। वो जोर जोर से गाना गा रही होती है। लकी जब उसे देखने जाता है तो उसे टच करते ही वो दूर जाकर गिरता है और फिर उसके कंट्रोल में आकर वो खुद का ही जबड़ा फाड़कर उखाड़ लेता है और मारा जाता है। फिर लिलित गाना गाते हुए ही बाहर आती है और उसके प्रभाव में आकर औरतें उसकी गुलाम बन जाती हैं और सब आदमी लोग अपना जबड़ा पकड़कर खड़े हो जाते हैं। और फिर वो हब को ब्लैकमेल करती है कि वो उसका गुलाम बन जाए और डेविल से लड़ने में उसका साथ दे, नहीं तो मैरियन उसे कभी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट वो सबको ही मार देगी। और इसी के साथ सीजन 1 यहीं पर दी एंड हो जाता है, एक बड़े ट्विस्ट के साथ। जहां हब पहले डेविल का गुलाम था, उसके लिए डीमन से लड़ता था, अब वो खुद एक डीमन लिलित का गुलाम है और वो उसके लिए डेविल से लड़ेगा। यानी कहानी में डेविल की भी एंट्री होने वाली है और नए डीमंस और कुछ और कैरेक्टर्स की एंट्री भी हो सकती है, जिसके लिए हमें सीजन 2 का वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी बॉन्ड्समैन सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।